नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं 500 बिलियन डॉलर का जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व पहली बार क्रॉस किया है। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्योंकि आपको याद होगा पिछले वीक लास्ट वीक भी मैंने यहाँ पर जो 493 बिलियन डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व हुआ था उसके ऊपर वीडियो बनाया था डिटेल में। लेकिन आज हम एक काफ़ी डिफरेंट पर्सपेक्टिव से बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो काफ़ी कुछ जानने को है इस वीडियो में, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिल जाएगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। ध्यान रखिएगा इसमें 34,000 से ज़्यादा मेंबर्स हैं, यही वाला चैनल ज्वाइन करिएगा। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी IQ लाया है आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको याद होगा मैंने पिछले वीक जो वीडियो बनाया था ये 493 बिलियन डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व, इसमें मैंने ऑलरेडी आपको डिटेल में यहाँ पर बताया था कि इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो आप देख सकते हो इसके अंदर जो सबसे बड़ा कंपोनेंट है वो होता है आपका करेंसी का, जो फॉरेन की करेंसी होती है, जैसे कि US डॉलर हो गया, यूरो हो गया, पाउंड हो गया। तो इसकी जो वैल्यू है इस समय 463 बिलियन डॉलर है। जो गोल्ड की वैल्यू इस समय हमारे पास है ये है आपका 32 बिलियन डॉलर। और वैसे ही जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स होती हैं और जो रिजर्व ट्रांच पोजीशन होता है इसकी भी वैल्यू आप देख सकते हैं। तो टोटल मिलाकर यहां पर पहली बार हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है ये क्रॉस किया है 500 बिलियन डॉलर को, मतलब कि $500 बिलियन, 0.5 ट्रिलियन डॉलर को, ठीक है। तो इसके अंदर जो कंपोनेंट है इसके बारे में जानना है तो ये वीडियो देख लेना, इसमें आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अब हम बात करेंगे कि आपने देखा होगा कई लोगों का क्वेश्चन था पिछले वाले वीडियो से कि सर हमारा जो इकोनॉमी है वो लगातार स्लो डाउन की तरफ चल रहा है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो GDP ग्रोथ रेट है वो नेगेटिव में जाने वाली है। तो उसके बावजूद भी ये फॉरेक्स रिजर्व क्यों बढ़ रहा है? तो देखिएगा इसका आपको सबसे मेन दो कारण मिलेगा। एक है आपका फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, ठीक है, जो कि हमारे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। और दूसरा है आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, जो डायरेक्टली कंपनी में निवेश करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो अगर आप मार्च के महीने का यहाँ पर आंकड़ा देखिए FDI का, ये 4 बिलियन डॉलर हमारे देश के अंदर आया था और अप्रैल में इसमें थोड़ी गिरावट हुई थी, दैट इज 2 बिलियन डॉलर ही आया था, लेकिन ये आया था, राइट। वैसे ही जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, अगर आप देखिए जून का जो महीना गया है, पहले वीक में ही जस्ट 1 वीक के जून के महीने में यहाँ पर 2.75 बिलियन डॉलर हमारे देश के अंदर आए हैं। मतलब कि यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स हैं बाहर के, उन्होंने हमारे स्टॉक मार्केट में यहाँ पर इन्वेस्ट किया है। और इसी की वजह से आप देख रहे होंगे कि लोएस्ट पॉइंट से जो हमारा स्टॉक एक्सचेंज है उसमें काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी भी आपको देखने को मिल रही होगी। और स्पेशली यहाँ पर आपको याद होगा रिलायंस की जो कंपनी है सब्सिडरी, दैट इज जियो प्लेटफॉर्म, वहाँ पर बहुत सारा इन्वेस्टमेंट हुआ है। लगातार जो मुकेश अंबानी की कंपनी है उन्होंने जो अपना स्टेक है वो लगातार बेचते गए हैं और करीब 97,000 करोड़ रुपीस, दैट इज अराउंड आप कह सकते हैं 15-16 बिलियन डॉलर। आप सोचिए ये सिर्फ रिलायंस के थ्रू आया है। तो ऑब्वियस सी बात है अगर इतने सारे इन्वेस्टमेंट आएंगे तो इन्वेस्टमेंट किस फॉर्म में आ रहे हैं? ये तो ऑब्वियस सी बात है ये आपके डॉलर के फॉर्म में आ रहे हैं। तो इतनी सारी डील्स साइन हो रही हैं, इतना सारा FDI देश में आ रहा है, तो ऑटोमेटिक सी बात है आपका यहाँ पर जो फॉरेक्स रिजर्व है वो बढ़ेगा। दूसरा यहाँ पर जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस कम हुए हैं उसकी वजह से जो फॉरेन एक्सचेंज है हमारा उसमें काफ़ी सेव हुआ है। जो इंपोर्ट का बिल होता है उसमें हमने बचाया है। और लॉकडाउन की वजह से जो फॉरेन ट्रैवलर्स हैं वो नहीं जा रहे हैं, मतलब हमारे देश से जो लोग बाहर जाते हैं ट्रैवल करने वो भी नहीं जा रहे हैं। तो इसकी वजह से जो डॉलर्स खर्च करते हैं हम बाहर के देशों में वो भी नहीं हो रहा है। तो इसकी वजह से भी हमारा यहाँ पर जो फॉरेक्स रिजर्व है वो बढ़ते हुए दिख रहा है। और साथ में पिछले साल आपको याद होगा 20 सितंबर 2019 को हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने जो कॉर्पोरेट टैक्स रेट है इसमें काफ़ी बड़ी गिरावट की थी। और उसके बाद से अगर आप देखेंगे, अब ऑब्वियसली बात है जो टैक्स रेट में गिरावट होगी तो बाहर से कंपनियां ज़्यादा आएंगी क्योंकि टैक्स कम लग रहा है। इसको देखते हुए उसके बाद से अभी तक अगर आप देखिए तो 73 बिलियन डॉलर की ग्रोथ हुई है हमारे फॉरेक्स रिजर्व में, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन एक अराइज होता है कि ये जो फॉरेक्स रिजर्व है ये किस तरह से मदद करता है हमारे देश की इकोनॉमी को, जब हमारी इकोनॉमी यहाँ पर स्लो हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट होने जा रही है। तो इसका बहुत ही सिंपल आंसर है, आप इसको अपने फैमिली के साथ कंपेयर कर सकते हैं। सपोज आपके फैमिली में कोई प्रॉब्लम आ गई, मेरे फैमिली में कोई प्रॉब्लम आ गई, लेकिन अगर हम लोगों ने रिजर्व रखा हुआ है, कुछ बचा के रखा है पहले से, तो हम उस संकट के घड़ी को यहाँ पर निकाल सकते हैं, राइट। ऐसा ही तो होता है कि अगर आपने रिजर्व किया है, सेव किया है अपने पैसे को, तो हम वहाँ से उस संकट की घड़ी को निकल सकते हैं। वैसे ही आप अगर देश की इकोनॉमी को भी इसी तरह से देखेंगे
तो अगर हमारी सरकार के पास, आरबीआई के पास कुछ रिजर्व रखा हुआ है तो एक तरह का ये कंफर्ट देता है कि जिस तरह की पॉलिसी सरकार लाना चाहती है, रिजर्व बैंक जिस तरह से चीजों को मैनेज करना चाहता है, वो काफी आसानी से कर सकता है। मतलब कि आपको पता है रिजर्व बैंक यहां पर मॉनेटरी पॉलिसी निकालती है, जो गवर्नमेंट है वो फिजिकल पॉलिसी निकालती है, टैक्स में गिरावट करना, एक्सपेंडिचर ज्यादा करना, और इस समय तो ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा सरकार को, आरबीआई को ज्यादा से ज्यादा लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो अगर आपके पास साइड में रिजर्व रखा हुआ है इमरजेंसी पर्पस के लिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस रिजर्व में से सरकार या आरबीआई खर्च करने वाली है, लेकिन एक रिजर्व में रखा है तो आपको एक संभावना होती है कि अगर आपको कल के डेट में बाहर से कोई वेंटिलेटर मंगाना पड़ गया इस संकट की घड़ी में, अगर आपको कोई मेडिसिन मंगानी है बाहर से, तो जो इंपोर्ट का बिल है वो आप आसानी से पे कर पाओगे। तो ये एक तरह का कंफर्ट देता है इसलिए। और इस समय अगर आप देखेंगे तो जो हमारा रिजर्व टू जीडीपी रेशियो है, इसका मतलब क्या हुआ, रिजर्व टू जीडीपी मतलब हमारी जीडीपी कितनी है, करीब मैं कहता हूं 2.9 ट्रिलियन डॉलर, ठीक है। अगर ये हमारी जीडीपी है तो इसका 500 बिलियन डॉलर कितना होगा आपका, ये आएगा आपका करीब 15% के आसपास, ठीक है। तो 15% ये हमारी रिजर्व टू जीडीपी रेशियो है। तो ये काफी अच्छी बात है, जितना ज्यादा ये हाई होगा उतना ज्यादा हमारे देश के लिए अच्छा होगा। कोई भी चीजें हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो हम उसका पैसा आराम से पे कर पाएंगे। और साथ में आप ध्यान रखिए, जो मार्केट होता है उसको एक कॉन्फिडेंस आएगा। अगर बाहर से कोई इन्वेस्टर्स है वो हमारे देश के अंदर इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसको कॉन्फिडेंस रहेगा कि सरकार के पास एक अलग से रिजर्व रखा हुआ है इतना सारा, तो सरकार यहां पर कोई भी जो पेमेंट करना है बाहर के देशों को वो आराम से सरकार कर सकती है। तो इस तरह के कॉन्फिडेंस के लिए भी यहां पर आवश्यकता होती है। नेक्स्ट यहां पर मैं बता दूं कि इन सारे जो फॉरेक्स रिजर्व बढ़ा है इससे हमारे रूपी को भी एक तरह से स्ट्रेंथन मिली है, एक मजबूती मिली है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहां पर रूपी स्ट्रांग हो गया है डॉलर के मुकाबले, क्योंकि अगर आप देखेंगे पिछले कुछ टाइम से जो लोएस्ट पॉइंट है वो हमने टच कर दिया था, 76 से ये ऊपर क्रॉस कर गया था और ये अभी भी 75-76 के आसपास है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रूपी यहां पर स्ट्रेंथन हुई है, बहुत ज्यादा मजबूत हुई है, लेकिन मैं अभी आपको बताऊंगा यहां पर इसका कारण क्या है। बेसिकली आरबीआई ने इसको बहुत ज्यादा और गिरने नहीं दिया। अगर यहां पर आरबीआई इंटरवीन नहीं करती तो हो सकता है ये 76 से ऊपर और चलकर 80 तक पहुंच सकता था, लेकिन यहां पर इसको आरबीआई ने कंटेन कर लिया। और ये कैसे पॉसिबल हुआ, इट इज मेनली बिकॉज ऑफ हाई फॉरेक्स रिजर्व। मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, लेकिन आप पहले आप समझ लीजिए ये जो फॉरेक्स रिजर्व है इससे आरबीआई करती क्या है, आरबीआई का मेन काम क्या होता है। देखिए, आरबीआई इज द कस्टोडियन एंड मैनेजर ऑफ फॉरेक्स रिजर्व। मतलब जो भी चीजें देखनी है फॉरेक्स रिजर्व कौन देखेगा, वो आरबीआई देखती है। यहां पर गवर्नमेंट के साथ मिलकर जो भी टर्म्स एंड कंडीशन सेट हुआ है उसके हिसाब से आरबीआई ये पूरा वर्क करती है। और यहां पर कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए, जैसे कि आपने सुना होगा इस स्कीम के बारे में जिसका नाम है लिबरलाइज्ड रेमिटेंसेज स्कीम। इसका बेसिक मतलब ये होता है कि अगर आप भारत के नागरिक हो, ठीक है, सिटीजन हो, अगर आपके पास पैसा है, अगर आप उसको बाहर के देश ले जाना चाहते हो, मतलब इन्वेस्ट करना चाहते हो, मैं कहता हूं आप लंदन में एक प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो, तो आप एक साल में मैक्सिमम $2.5 लाख बाहर ले जा सकते हो। ध्यान रखिएगा, $2.5 लाख आप बाहर ले जा सकते हो। तो इसके लिए यहां पर आपको डॉलर चाहिए होगा, आप रूपी इतना दे दोगे इसको कन्वर्ट करके, और आरबीआई क्या करेगी, आपको डॉलर दे देगी। तो ये डॉलर तभी तो आप खर्च कर पाओगे लंदन में। तो यहां पर क्या होता है कि ये जो $2.5 लाख है ये कहां से आएगा, जब आरबीआई के पास रिजर्व होगा तभी तो आएगा। तो आरबीआई इस तरह के जो एक्सपेंसेस हैं उसको भी मीट करने में आसानी होती है। अब मैं आता हूं रूपी और डॉलर का पूरा किस्सा है क्या। देखिए, यहां पर रूपी हमारा बहुत ज्यादा कमजोर ना हो जाए इसके लिए भी फॉरेक्स रिजर्व काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये कैसे होता है, देखिए, अगर मैं सपोज कहता हूं इस समय हमारे $1 का कितना रुपए है, करीब मैं कहता हूं 75 रुपीज है फॉर एग्जांपल, ठीक है, $1 इक्वल्स टू 75। सपोज अचानक से क्या होने लगता है कि हमारी जो रुपी की वैल्यू है वो लगातार गिरने लगती है। सपोज ये 76 हो गया, 77 और 80 पहुंच गया। अब इस केस में आरबीआई क्या करेगी, यहां पर आरबीआई बेसिकली क्या करेगी, मार्केट के अंदर, देखिए ये जो रेट है ये कैसे डिसाइड हो रहा है, ये मार्केट के सप्लाई और डिमांड के हिसाब से डिसाइड हो रहा है। तो यहां पर आरबीआई क्या करेगी, जो आरबीआई के पास $500 बिलियन का ये जो रिजर्व रखा है, $500 बिलियन का रिजर्व रखा है, इसमें से कुछ डॉलर आरबीआई मार्केट में रिलीज कर देगी और रुपए को मार्केट से अपने पास ले लेगी। अब देखिए क्या हो रहा है, सपोज मैं कहता हूं इस $500 बिलियन में से आरबीआई ने क्या किया, $10 बिलियन
मार्केट में रिलीज कर दिया तो यहां पर क्या हो रहा है, एक तरफ रुपए जो डॉलर है उसकी सप्लाई बढ़ रही है मार्केट में हमारे देश के अंदर, और जो रुपया है उसकी सप्लाई कम हो रही है, क्योंकि ये 10 बिलियन डॉलर का ये जो रुपए की वैल्यू है वो आरबीआई अपने पास रख ले रही है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आर्टिफिशियली आरबीआई रुपए की वैल्यू को यहां पर कम कर रही है, और किसी भी चीज की यहां पर सप्लाई अगर कम होती है, सॉरी जो सप्लाई है वो कम कर रही है, तो यहां पर किसी भी चीज की अगर सप्लाई कम होती है तो उसकी वैल्यू अपने आप बढ़ने लगती है। जैसे कि एग्जांपल लीजिए, अगर आप मार्केट जाते हो वहां पर 10 ठेले लगे हुए हैं एप्पल के, ठीक है, 10 ठेले एप्पल के लगे हुए हैं, तो काफी लोग एप्पल बेचने वाले हैं, तो यहां पर उसकी जो वैल्यू है, क्योंकि सप्लाई बहुत ज्यादा है तो उसकी वैल्यू यहां पर क्या होगी, एप्पल की कम होगी, सब लोग सस्ते में देंगे। लेकिन सपोज मैं कहता हूं कल के डेट में सिर्फ 2 ठेले बचे हैं एप्पल बेचने वाले, तो यहां पर क्या होगा कि अचानक से वो लोग क्या करेंगे, इसकी प्राइस बढ़ा देंगे क्योंकि सप्लाई कम है। सेम यही चीज यहां पर वर्क करता है कि आरबीआई क्या कर रही है, जो रुपए की सप्लाई है उसको कम कर रही है और दूसरी तरफ डॉलर की सप्लाई बढ़ा दे रही है, तो जो डॉलर की वैल्यू है वो कम होगी एक तरह से और रुपए की वैल्यू यहां पर बढ़ने लगेगी, तो वापस से 80 रुपीज से ये बढ़ने लगेगा 79, 78 और 76। तो इस तरह से पूरा कंट्रोल करती है, और इसीलिए मैं कह रहा हूं आपसे कि यहां पर ये 75, 76 से 80 तक नहीं गया। इसका मेन कारण क्या था कि आरबीआई ने भी कहीं ना कहीं जो डॉलर है उसको रिलीज किया थोड़ा सा मार्केट में और रुपए को लिया, तो जिसकी वजह से ये कंट्रोल हुआ है। नेक्स्ट यहां पर कई लोग सोचते हैं, कई लोगों के मन में सवाल आता है कि ये जो रिजर्व है क्या ये आरबीआई अपने पास रखती है। मैंने आपको बताया ना 500 बिलियन डॉलर का रिजर्व है, क्या ये सारा आरबीआई के पास खुद के पास रहता है। देखिए आरबीआई का क्या करती है, इसको अलग अलग जगह इन्वेस्ट कर देती है या फिर सेफ रख देती है। जैसे कि 64% जो करेंसी है डॉलर से और इस तरह की चीजें हैं, आरबीआई ने इसको ट्रेजरी बिल में इन्वेस्ट किया हुआ है, ट्रेजरी बिल में डाला हुआ है। ट्रेजरी बिल बेसिकली यूएस में बोलते हैं, जैसे कि हमारे देश में सरकार बॉन्ड इशू करती है और यहां पर रुपए को कलेक्ट करती है, वैसे ही जो आरबीआई है उसने ट्रेजरी बिल्स, यूएस का जो बॉन्ड है वो खरीद लिया है, यूएस सरकार के द्वारा जो दिया जाता है, और ये डॉलर उसके अंदर इन्वेस्ट कर दिया है। तो क्योंकि जो यूएस का ट्रेजरी बिल होता है, बॉन्ड होता है, बहुत ज्यादा सेफ होता है, तो हमारा एक तरह से ये पैसा सेफ पड़ा हुआ है 64%, और 24% यहां पर 28% जो बाकी सेंट्रल बैंक हैं अलग अलग देशों के, जैसे कि फेडरल रिजर्व है यूएस के अंदर, ठीक है, लंदन का वहां पर जो उनका सेंट्रल बैंक है, ठीक है, इस तरह से वहां पर आरबीआई ने उनके सेंट्रल बैंक्स में डाला हुआ है पैसा, और बाकी देशों के जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं, ठीक है, अब्रॉड के, उनके अंदर भी 7 to 8% यहां पर पैसा रखा हुआ है। अगर मैं गोल्ड की बात करूं तो इस समय सरकार जो आरबीआई है उसके पास गोल्ड है करीब 653 टन ऑफ गोल्ड, ठीक है, इसमें से 360 टन ऑफ गोल्ड आरबीआई ने बैंक ऑफ इंग्लैंड में रखा हुआ है सेफ कस्टडी में, ठीक है, ताकि सेफ रहे, ठीक है, और बाकी जो गोल्ड है यहां पर उसको अपने डोमेस्टिक में अपने खुद के पास रखा हुआ है। अब लास्ट में एक और सवाल आता है कि ये जो रिजर्व रहता है क्या इसमें आरबीआई को कुछ रिटर्न मिलता है या फिर कुछ कॉस्ट देना पड़ता है। देखिए यहां पर जो भी आरबीआई ने ये ट्रेजरी बिल में ये जमा किया हुआ है, सेंट्रल बैंक में डाला है, तो ऑब्वियसली बात है थोड़ा बहुत रिटर्न मिलेगा, लेकिन बहुत कम रिटर्न मिलता है, 1% या इससे कम यहां पर रिटर्न मिलता है आरबीआई को। लेकिन दूसरी तरफ क्योंकि यहां पर जो गोल्ड है उसको रखने के लिए यहां पर कुछ पेमेंट करना होता है, पैसा देना होता है, तो एक तरह से जो पूरा कॉस्ट है उसमें कुछ फायदा नहीं होता, लेकिन हमारे पास ये रिजर्व है, इसको आप समझ के रखिए। और लास्ट में मैंने यहां पर चार्ट भी डाल दिया, आप देख सकते हैं कि ये जो भारत है इस समय 5वें नंबर पर है, जहां पर हमारे पास 500 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा यहां पर रिजर्व है आफ्टर चाइना, जापान एंड स्विट्जरलैंड, रशिया, ठीक है। तो आई होप कि ये जो वीडियो था अगेन आपको यहां पर काफी कुछ जानने को मिला होगा। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हो, जो कि मेरे द्वारा खुद कोर्स ये डिजाइन किया गया है 1000 MCQ के माध्यम से, जो बेसिक इकोनॉमिक्स होती है ये आप परचेज कर सकते हो फ्रॉम स्टडी IQ ऐप। मेरा ऑलरेडी प्रीलिम्स के लिए कोर्स लॉन्च हुआ है, और आप इंस्टाग्राम पर मुझसे जुड़ सकते हैं डायरेक्टली बाय सर्चिंग दिस आईडी, और यहाँ पर भी मैं डेली एक MCQ डालता हूँ, आप जाकर इसको स्टोरीज के अंदर प्ले कर सकते हैं। यहाँ पर भी मेरे वीडियो की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।